चलें स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सार्वजनिक वित्त का महत्व कि रियल में पब्लिक फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, गवर्नमेंट फाइनेंस के बिहाफ पे कौन कौन सी एक्टिविटी को सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जैसे एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो हस्तक्षेप की नीति के दृढ़ समर्थक थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे किसी वेलफेयर, मतलब ये चाहते थे कि फ्री इकोनॉमी स्मूथली चले। तो ये हस्तक्षेप की नीति के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कहा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप में ये विश्वास भी नहीं रखते थे कि किसी भी पब्लिक मैटर में, जो भी जनता का मैटर है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। तो स्टार्टिंग में यही थीम चल रही थी। बट 20वीं सदी में फिर सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ा। फिर बिना सरकार की किसी गतिविधि के देश का विकास अवरुद्ध होने जैसा लगने लग गया कि किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के नहीं हो सकता है। तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है राज्य की गतिविधियों में विस्तार, कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज थी एटलीस्ट अब उनका एक्सपांशन होने लग गया, वो एक्सपांड हो गई। पहले हमारी जो देश की सरकार थी, राजा था, महाराजा जो भी था, तो उनकी सिर्फ एक पॉलिसी होती थी कि एटलीस्ट पब्लिक सेफ रहे, उसकी रक्षा की जाए, उसके वेल्थ की रक्षा की जाए। तो विदेशी आक्रमणों से बचाना ही पहले सरकार का मुख्य उद्देश्य होता था कि जनता को विदेशी आक्रमणों से मुक्त रखे, बचाए रखे, और विदेशी आक्रमण हो जाए तो उनके जन धन और माल की सुविधा रखना, बस यही मेन उद्देश्य जो था वो पहले होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, अब सामाजिक जीवन में जटिलता आने लग गई। अब जो है सोसाइटी में, हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ टिपिकल जो है वो आने लग गई। तो सामाजिक जीवन में देश की जनसंख्या की अब जटिलताएं आने लगी जो इजी वे में पब्लिक खुद सॉल्व नहीं कर पाती। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो गई जिनका सॉल्यूशन जनता के खुद के पास नहीं है। तो सामाजिक जीवन में जटिलता होने के कारण और आंतरिक अव्यवस्थाएं होने लग गई। अगर देश में देखा जाए तो अंदर अव्यवस्थाएं फैलने लग गई। अगर सरकार नहीं हो, सार्वजनिक वित्त नहीं हो, तो देश में अव्यवस्थाओं का जाल फैल जाएगा और सब कुछ तहस नहस जैसा हो जाएगा। तो जनता के जीवन की जटिलताएं, समाज की जटिलताएं और समाज की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक वित्त का महत्व बढ़ने लगा। अब इन अव्यवस्थाओं से रक्षा करना, जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनसे रक्षा करना, व्यापार और वाणिज्य का नियमन करना, कि इनसाइड द कंट्री ट्रेड को और कॉमर्स को, पूरे सेक्टर्स को रेगुलेटिंग वे में ऑपरेट करना। पहले भी व्यापार होता था, अभी भी व्यापार होता है, बट पहले फ्री ट्रेड था, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अब सार्वजनिक वित्त के आने की वजह से, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां एक नियमित तरीके से हो रही है, एक नियंत्रित तरीके से हो रही है, इनसाइड द रूल्स रेगुलेशन हो रही है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ प्रोवाइड करने के लिए एक नॉर्म्स बने हुए, रूल्स बने हुए, उसको फॉलो करते हुए हो रही है। तो व्यापारिक गतिविधियों और वाणिज्यिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता होती है। उद्योगों और देश उद्योगों का विकास करने के लिए कि इनसाइड द कंट्री इंडस्ट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कब होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो वही इंडस्ट्री जो है सेट होगी जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न होगा। वेलफेयर के लिए कोई इंडस्ट्री का सेटअप कंट्री में नहीं होगा। तो फिर ऐसे सार्वजनिक उद्योगों का विकास करने के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता हुई जो जनता के विकास के लिए काम कर सके, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सके। फिर देश का योजनाबद्ध विकास करना है, अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है प्लान्ड मैनर में, तो प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लानिंग को ऑपरेट करने के लिए, अप्रूवल करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट फाइनेंस प्लानिंग को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। सरकार योजनाएं बनाएगी और वो योजनाएं कागजों में धरी रह जाएगी, तो उसके लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो इन सभी गतिविधियों के लिए, देश में राज्य की गतिविधियों का विस्तार होने के लिए, सरकार की गतिविधियों का विस्तार होने के लिए, व्यापार और वाणिज्य को नियमित तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश का एक प्लान्ड मैनर में डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो वेलफेयर टाइप्स की इंडस्ट्री हो एटलीस्ट उनके सेटअप के लिए देश में जो है वो पब्लिक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस का पॉइंट यही है कि देश के अंतर्गत इस प्रकार के सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, जो सार्वजनिक उद्योग देश के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान देने लग गए।
है मुद्रा का बढ़ता हुआ उपयोग, कि पहले जो था इनसाइड द कंट्री बार्टर सिस्टम चलता था, उसमें आप वस्तु विनिमय का काम करते थे और वस्तु विनिमय से ही जो है वो आदान प्रदान का काम हो जाता था। पहले सेवाओं के बदले वस्तुएं, काम के बदले वस्तुएं, अनाज के वस्तुएं बदले, तो इस प्रकार गवर्नमेंट की कोई रिक्वायर नहीं थी कि करेंसी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो ऐसा नहीं था। बट रिसेंट टाइम में क्या होने लग गया, सब हर एक्टिविटी, हर काम, हर गतिविधि, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, आप किसी को भी ले लीजिए, मुद्रा और साख का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मुद्रा और साख का प्रयोग लगातार इंक्रीज हो रहा है। रिसेंट टाइम में हम करेंसी का भी यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, कार्ड्स का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक मनी का यूज करते हैं, ऐप का यूज करते हैं, पेपरलेस बैंकिंग जो है वो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुद्रा और साख का प्रयोग बढ़ता जा रहा, वस्तु विनिमय कहीं देखने को नहीं मिला, गैर आर्थिक क्षेत्र देश में है ही नहीं। तो राज्य के सभी क्रियाकलाप अब मुद्रा से संपन्न होने लग गए। जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, इंडिविजुअल पर्सन की हो, किसी की भी हो, हर एक्टिविटी जो है वो अब मनी में होने लग गई, करेंसी में होने लग गई। तो ऐसे में सार्वजनिक वित्त का अब अस्तित्व आ गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर पब्लिक फाइनेंस की इंपॉर्टेंस हो गई कि गवर्नमेंट आएगी, नोट्स इश्यू करवाएगी, डेफिसिट फाइनेंस को अडॉप्ट करेगी, वेलफेयर के प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी, पेपर करेंसी का एक्सपेंशन करेगी, तो कुछ ना कुछ काम सरकार करेगी। तो इस प्रकार मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण भी सार्वजनिक वित्त का अस्तित्व जो है वो अलग निकल करके आ गया। उसके बाद है आर्थिक असमानताओं में कमी, कि इनसाइड द कंट्री इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज लार्ज स्केल पर अवेलेबल है, रिचर और पुअर सेक्शन है, 70% पॉपुलेशन पुअर और 30% रिचर है इनसाइड द कंट्री बात करें। तो इन डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने में, इन असमानताओं की कमी में भी सार्वजनिक वित्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश में सार्वजनिक वित्त के ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ सेक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ विषय सामग्री है जो असमानता को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, और इससे वर्ग संघर्ष का अंत होगा। क्या होगा, जो क्लास इंटरवेल, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है हमारे अमीर गरीब के बीच में, उद्योगपति और मजदूर के बीच में जो होता रहता है संघर्ष, उस संघर्ष का अंत भी सार्वजनिक वित्त के माध्यम से ही किया जाएगा। तो सार्वजनिक वित्त के तहत इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, गरीब और अमीर दो वर्ग हैं हमारे देश में, अमीरों पर सरकार करारोपण करती है और गरीबों को सरकार कर से मुक्त और ऊपर से अनुदान और सहायता और देती है, अनुदान व सहायता देती है। तो इस प्रकार सरकार गरीब और अमीर के बीच का जो भेद है वो कम करती है। समृद्ध पर सरकार कर लगाती है, समृद्ध व्यक्ति पर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स जो है वो अमीर पर लगाए जाते हैं। और जबकि निर्धन को, जो गरीब है, उसको सरकार खाद्य सामग्री फ्री में देती है, राशनिंग में बहुत सी उसके खाने की बहुत सारी चीजें जो होती है वो राशन में उसको बहुत लोअर रेट पर मिलती है, कंसेशनल रेट्स पर मिलती है, 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। वो निवास स्थान के लिए सरकार बहुत सारी आवास योजनाएं बनाती है, तो वो उनको सस्ती और निःशुल्क दर पर वितरित करती है। तो सरकार खाद्य सामग्री दे रही है, निवास के लिए दे रही है, उसके बाद नरेगा के अंतर्गत रोजगार के अवसर दे रही है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हैं देश में। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है, असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है। देश में गरीब और अमीर इन दोनों के बीच की खाई को पाटने में सार्वजनिक वित्त के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ जो सेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, उसमें टैक्सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इन दोनों के बीच की जो है उसको काम करता है। उसके बाद है रोजगार में वृद्धि, कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में भी सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में 131 करोड़ की जनसंख्या है, मैं तो इंडिया के रेफरेंस में बोल रही हूँ, पब्लिक फाइनेंस का इम्पोर्टेंट। तो इतनी जो है उसमें से भी कितने लोग जो है अभी भी बेरोजगार है, ये कहना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, डेटाज बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो अब सरकार, सार्वजनिक वित्त का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, देश में रोजगार के अवसर बढ़े। इसके लिए क्या करती है सरकार,
लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करती है। और लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से सरकार क्या करती है, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। तो इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है। सरकार इनको अनुदान देती है, सहायता देती है, करों से मुक्ति देती है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एग्जीबिशंस लगाती है, इनके एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, इनके एम्प्लॉयज को, जो भी लेबर यहाँ काम करता है उनको ट्रेंड करने का काम करती है। तो इस प्रकार सरकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, उनको प्रशिक्षण सुविधाएं देती है, ट्रेनिंग देती है, सब्सिडी देती है। अगर उनको कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज करना हो तो उसके लिए भी सरकार ऋण प्रदान करती है। तो वित्तीय सहायता देकर के, करों में छूट देकर के और सरकार को मिला करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का देश में प्रयास करती है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी हमारा जो सार्वजनिक वित्त है, उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सरकार विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करती है। उसके बाद है सामान्यकृत सेवाओं की उत्पत्ति। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी जनरल रिक्वायरमेंट है हमारी, सामान्यकृत सेवाओं की उत्पत्ति। कुछ सेवाएं जो है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उन सेवाओं में जैसे स्थान आता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब के लिए भी सरकार को इन सेवाओं पर कुछ न कुछ व्यय करना पड़ता है। तभी जाकर के देश में शिक्षा का स्तर सुधर सकता है, लोग शिक्षित हो सकते हैं, यहाँ की जनसंख्या स्वस्थ रह सकती है, उसकी सुरक्षा रह सकती है आंतरिक स्तर पर और बाहरी स्तर पर। उसमें भी और कुछ अनिश्चितताएं जो देश में चलती है, कुछ फ्लक्चुएशन चलते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कुछ साइकिल्स जो है वो कंटिन्यूस चलते हैं। तो उन अनिश्चितताओं से मुक्ति भी प्रदान करने में सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यय के माध्यम से शिक्षा पर खर्च किया जाता है, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी की जाती है। स्वास्थ्य के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सुरक्षा के लिए हमारा डिफेंस है, उस पर सरकार खर्च करती है। और इन सभी अनिश्चितताओं से बचाव में भी सार्वजनिक वित्त का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक वित्त के माध्यम से हम शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महत्व। अब 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इसका महत्व देखना है कि सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बहुत बैकवर्ड होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लीजिए आप। निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, निम्न जीवन स्तर, निम्न बचत, मतलब आप सबका स्तर निम्न देख लीजिए। निम्न जीवन स्तर, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण, ये सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत धीमी गति से होता है। प्रति व्यक्ति आय कम, जीवन स्तर कम, अल्प पूंजी निर्माण। अब सार्वजनिक वित्त में, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक वित्त का जो महत्व होता है वो इन सभी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाना होता है। कि अल्प विकसित देश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अलग कैटेगरी की होती है। यहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तो सार्वजनिक व्यय की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। रोजगार स्थापित करना, गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी कम करना, बचत, पूंजी निर्माण, आय के स्तर को बढ़ाना। जब तक सरकार कुछ परियोजनाओं के माध्यम से कुछ खर्च नहीं करेगी, इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार संभव नहीं है। उसके बाद है विकसित देशों में। अब विकसित देश की समस्या कुछ अलग कैटेगरी की है। विकसित देशों में तीव्र गति से औद्योगिक विकास, तीव्र औद्योगिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, ये चाहते हैं ये लोग। व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार और वाणिज्य का विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, आर्थिक स्थायित्व चाहते हैं ये देश।
आर्थिक विकास, स्थायित्व तो विकासशील का है। तो ये सब रैपिड रेट से हाई फाई करना चाहते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये चाहते हैं तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो, देश में यातायात, व्यापार, संचार सुविधा, सबके साधन बहुत तीव्र गति से बढ़े, जो शिक्षा का स्तर है, बेरोजगारी हो बिल्कुल कम हो इन देशों की अर्थव्यवस्था में, और तकनीक का जो डेवलपमेंट है वो रैपिड रेट से हो। तो इसके लिए भी वहाँ एज ए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोल जो है वो पावरफुल होता है। जब तक सरकार स्वयं आगे नहीं आती है, प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ सपोर्ट करने की कंडीशन में नहीं होता है। इस वजह से इन देशों के विकास में भी सरकार का योगदान होता है। उसके बाद लें कि विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे भारत जैसी विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। विकासशील देशों में क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। ये जो ऊपर है वो सब अल्प विकसित हो चाहे विकसित हो, विकासशील देश भी नियोजित तरीके से विकास चाहता है। तो विकासशील देशों में जब योजनाएं बनाई जाएगी, वो योजनाबद्ध विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है। वो देश में स्थायित्व की कंडीशन चाहता है कि देश में स्थायित्व रहे, योजनाबद्ध विकास हो। तो योजनाएं बनाने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तभी जाकर के एक विकासशील देश जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। उद्योग धंधे, आधुनिक संचार सुविधाएं, सामाजिक सेवाएं, सभी सेवाओं का विस्तार जो है वो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, विकसित हो, अल्प विकसित हो, चाहे विकासशील हो, सार्वजनिक वित्त का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हर देश की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है। हर देश आगे निकलना चाहता है। गड्ढे में है तो गड्ढे से बाहर आना चाहता है, जमीन पर है तो पेड़ पे चढ़ना चाहता है, और पेड़ पर है तो आकाश को छूने की कोशिश करता है। तो अलग अलग की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और इन सभी में सार्वजनिक वित्त का जो रोल है, भूमिका है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। बिना सार्वजनिक वित्त के ये अर्थव्यवस्थाएं अपनी जो डीमेरिट्स है, जो डिफेक्टिवनेस है, एटलीस्ट उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगी। उसके बाद है सामाजिक क्षेत्र में। अब सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त का क्या महत्वपूर्ण है? सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले हम देखें कि हानिकारक वस्तुओं का अगर हम उपयोग रोकना चाहते हैं, हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण चाहते हैं, हम चाहते हैं समाज में शराब, चरस, गांजा, भांग, अफीम, शराब, चरस, गांजा, भांग, अफीम और भी कुछ ड्रग्स, जितने भी आइटम्स है, सबसे पहले तो इन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाए। तो उसमें सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सार्वजनिक वित्त सॉरी। और सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सरकार इन सभी चीजों पर टैक्सेशन हाई रेट से लगा देती है। इन सभी वस्तुओं की जो बिक्री होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है, पर्टिकुलर लाइसेंस कंपलसरी कर दिया जाता है। तो इन हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण लगाने का प्रयास सरकार करती है। उसके बाद सरकार सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो है वो काम चलाती है। तो सरकार इस प्रकार भी क्या करती है, हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण लगा करके और पिछड़े वर्ग का पुनरुत्थान कर करके और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं कुछ प्रदान करती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा, आपके लिए कानून बना दिया जाता है, न्याय व्यवस्था होती है, न्यायपालिका व्यवस्था होती है, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, डिफरेंट टाइप्स की आपको गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस, वृद्धावस्था पेंशन देती है, बेरोजगारी पेंशन देती है। तो इन सब में सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए तो सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकार तभी जो है आपको स्कॉलरशिप दे पाएगी, वृद्धावस्था पेंशन दे पाएगी, विधवा पेंशन दे पाएगी, ये सरकार तभी देश में दे पाएगी। उसके बाद है कानून व्यवस्था व न्याय प्रशासन। कानून व्यवस्था व न्याय प्रशासन। अब देश में अगर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होता, सार्वजनिक वित्त नहीं होता, तो कानून व्यवस्था को बनाना बहुत हो जाता, प्रशासन को अपॉइंट नहीं कर पाता, नॉर्म्स नहीं बनते, रूल्स रेगुलेशन नहीं बनते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आप जो करते हो अपराध, उनके लिए सजा तय नहीं होती, फिर जस्टिस किसी प्रकार का नहीं हो पाता, न्याय कौन करेगा, किसने क्या अपराध किया, किसकी क्या सजा है। तो ये सारी चीजों की जो भूमिका है उसमें सरकार महत्वपूर्ण, सार्वजनिक वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो सोशल जस्टिस जो है वो क्रिएट करती है, समाज में न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद है आधारभूत संरचनाओं का विकास। आधारभूत संरचना का विकास,
आधारभूत संरचना में हम हमारा सब ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इरिगेशन एक्सेट्रा सारी चीजें। तो आधारभूत सुविधाओं के बांध है, पुल है, नहर परियोजनाएं हैं। देश में इन सेवाओं का विकास तीव्र गति से सार्वजनिक वित्त के माध्यम से होता है। सरकार योजनाओं के माध्यम से समय समय पर कहीं सड़कें बनाती है, कहीं नहर, कहीं बांध, कहीं पुल, ऐसा कार्यक्रम चालू ही रखती है सरकार और उन पर एक्सपेंडिचर करती रहती है। तो इससे देश में आधारभूत सुविधाएं जो है उनका विकास होता है। और ये आधारभूत सुविधाएं उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इन आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से देश में शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, औद्योगिक विकास बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है। तो आधारभूत संरचना सार्वजनिक वित्त के सार्वजनिक व्यय के माध्यम से संपादित की जाती है। उसके बाद है सार्वजनिक प्रशासन। सार्वजनिक प्रशासन, अब हमारे जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट फर्म्स है, कंपनीज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, वहाँ आप देखते हो बहुत से लोग अपॉइंट होते हैं सरकारी सेवाओं के अंतर्गत, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मैनेज कहाँ से किया जाएगा? पब्लिक फाइनेंस के बिहाफ पे किया जाएगा। आप देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, सरकारी कॉलेज में टीचर्स लेक्चरर्स हैं, सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं और पोस्ट ऑफिस में हैं। आप कहीं भी गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी देख लो, तो जो पर्सन वहाँ अपॉइंट होता है एटलीस्ट उसका खर्चा कौन उठाता है? सरकार उठाती है। तो देश में सार्वजनिक प्रशासन को कायम रखना, सरकारी सेवाओं को कायम रखना, सस्ती दर पे आपको अच्छी अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाना, उसके लिए भी सार्वजनिक प्रशासन जरूरी है। इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ कुछ लोग अपॉइंट होंगे, उनका खर्चा सरकार करेगी और वो आपको सेवाएं देंगे, वरना ये संभव नहीं हो पाता। तो देश में एक सुदृढ़ सार्वजनिक प्रशासन को नियुक्त करने में भी सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद उद्योगों का विकास आ ही चुका है। आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी सरकार नीतियां बनाती है, उन नीतियों को सुचारू रूप से चलाना, उन नीतियों के टारगेट्स को अचीव करना, उसमें भी अगर सरकार खर्च करेगी तो आप किसी टारगेट को अचीव कर पाओगे, वरना पॉलिसी बनेगी और डब्बे में बंद हो जाएगी अगर सरकार ने उस पर खर्च नहीं किया। तो आर्थिक नीतियों को सुचारू रूप से चालू करने में भी देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वित्त का जो रोल होता है वो पावरफुल होता है। देश में नीतियां तभी सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है जब सार्वजनिक वित्त का सुचारू रूप से सदुपयोग किया गया। उसके बाद है विदेशों में राजनयिकों का रखरखाव। विदेशों में राजनयिकों का रखरखाव, इसमें भी हमें खर्च करना पड़ता है। हमारे देश की जो सरकार होती है एटलीस्ट वो इनका एक्सपेंडिचर खुद उठाती है। जब हम फॉरेन कंट्रीज में इनको अपॉइंट करते हैं तो ऑलमोस्ट उनका खर्चा जो है वो हमारी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो उसके लिए भी पब्लिक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ कौन सी गतिविधियां हो रही है उनको हमें तुरंत उनकी जानकारी, हमारे देश के खिलाफ तो कोई गतिविधि नहीं हो रही है, उसकी हमें तुरंत जानकारी वहाँ से मिल जाती है। तो ये भी जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आर्थिक विकास को बढ़ाने, आर्थिक स्थायित्व कायम करने, योजनाबद्ध विकास के लिए, सारी सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक पहुंचाने के लिए, देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब के लिए सार्वजनिक वित्त जरूरी है। वर्ग संघर्ष का अंत करो तो सार्वजनिक वित्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और देश का चहुमुखी विकास करना है, बचतों को बढ़ाना है, विनियोग को बढ़ाना है, पूंजी निर्माण को बढ़ाना है, उद्योग धंधे, कृषि का विकास करना है, तो भी एग्रीकल्चर में भी सार्वजनिक जो है उसका रोल पावरफुल है। इसमें आया नहीं है लेकिन कृषि के विकास में भी सार्वजनिक वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को सब्सिडीज दी जाती है, उनको सीड्स दिए जाते हैं, उनको लोन से जो फ्री करती है गवर्नमेंट। तो ये सब होगा ही नहीं तो फिर देश में जो है किसी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं किया जा सकेगा।